साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल से संबंधित टेस्ट पेपर नंबर 5। इससे पूर्व हम 4 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें भाषा से संबंधित एक टेस्ट पेपर, आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल और अब हम अपना पढ़ रहे हैं रीतिकाल। यानी 200 प्रश्न हम टेस्ट पेपर में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 200 प्रश्न से लेके 250 प्रश्न तक हम इसमें सॉल्व करेंगे। यानी अब आज जब हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो हिंदी साहित्य के 250 प्रश्न आप तैयार कर चुके होंगे। रीतिकाल से संबंधित जो बुक है हमने पढ़ी है, सॉरी रीतिकाल से नहीं, हिंदी साहित्य से संबंधित जो बुक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, चैनल पे मैंने पूरी बुक आपको पढ़ाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रम से सारे वीडियोज उसमें लगे हुए हैं। आधुनिक काल के सहित पद्य की समस्त विधाएं और गद्य की समस्त विधाएं, पद्य के समस्त भाग जैसे कि प्रगति, प्रयोग, सभी, नई कविता, सब उसमें है। और गद्य के नाटक, उपन्यास वगैरह जो भी आपकी गद्य विधाएं, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, कहानियां, सब उसमें है। तो पूरा वो मैं आपको करा चुकी हूँ, उसी का रिवीजन हम इन टेस्ट पेपर के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमारे अभ्यास प्रैक्टिस सेट भी हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद है या नहीं, इस चीज़ का हम टेस्ट करेंगे। और जो लोगों ने अभी तक वो बुक नहीं पढ़ी है तो अभ्यास पत्र के रूप में आप इसे लगाइए और वो बुक चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके अवश्य ही पढ़ लीजिए। रीतिकाल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी यदि आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो संक्षेप में प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रश्न लगाएंगे। रीतिकाल में प्रमुखतः 2 तरीके के कवि हुए। एक वह कवि जो आचार्य कवि थे, जैसे भिखारी दास, चिंतामणि, केशव दास। दूसरे जो कवि हैं वो दरबारी कवि थे, जैसे कि बिहारी हैं और विभिन्न है, पद्माकर हैं, बहुत सारे पीछे के जो आलम हैं। वो हर कवि किसी न किसी दरबारी कवि था, किसी न किसी राजा का आश्रय प्राप्त कवि था। तो इनमें से जो बाद के कवि हुए, उन्होंने, जो दरबारी कवि थे, राजा की प्रसन्नता में श्रृंगार परक रचनाएं प्रमुखता से लिखी गई। रीति जो आचार्य थे, उन्होंने लक्षण और उदाहरण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखे। यानी कि इस काल को रीति काव्य इसलिए कहा गया क्योंकि एक विशेष प्रकार की रीति उस काल की रचनाओं में पाई जाती है। हालांकि जैसे बिहारी ने भी अलग से कोई रीति ग्रंथ की स्थापना तो नहीं की, लेकिन जो परिपाटी इस युग में चली आ रही थी वो स्वतः ही बिहारी की कविताओं में देखने को मिलती है। साथ ही 3 तरीके के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी को लिया जाता है, जिन्होंने कोई लक्षण और उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उसी परिपाटी का उनके काव्य में पालन हुआ। यानी कि उनके जो दोहे हैं वो उदाहरण के रूप में ही ऐसा लगता है किसी न किसी लक्षण विशेष को प्रकट कर रहे हैं। उनका एकमात्र ग्रंथ था बिहारी सतसई। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा ये कवि हैं और रीतिबद्ध कवियों में बाकी के जो शेष कवि बसते हैं वो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की रचना की। जैसे कि भिखारी दास हैं, चिंतामणि, ये आचार्य कवि जितने हैं, इन्होंने लक्षण और उदाहरण ग्रंथों की स्थापना कि नए लक्षण उदाहरण ग्रंथ इन्होंने नहीं रखे, बल्कि संस्कृत के काव्य से ही आधार प्रदान प्राप्त करके इन्होंने अपनी काव्य रचना करी। तो इस प्रकार रीतिकाल को संक्षेप में हमने यहाँ समझ लिया। अब रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रही श्रृंगार की, तो इसको विस्तार पूर्वक हम चैनल पे पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत, तो दोबारा इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एक संक्षेप में परिचय मैंने आपको दे दिया ताकि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए रीतिकाल क्या है। यदि पहली बार आप नेट परीक्षा जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा मैं आपसे कहूँगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हिंदी से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नेट, जेआरएफ, स्टेट की कोई भी पीसीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, डीटीएसपी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट पेपर आप ही के लिए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो प्राकृत पेंगलम, छंदोमंजरी, श्रितबोध और विरह बारिश। तो विरह बारिश बोधा का लिखा हुआ है, तो यह छंद विवेचन से संबंधित ग्रंथ नहीं है, यानी कि यह लक्षण ग्रंथ नहीं है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? मतीराम,
चिंतामणि, भूषण सभी ने लिखे, सभी ने एक विशेष रीति का पालन किया है, लेकिन घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा क्योंकि यह आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत। जैसे मैंने आपको समझाया कि इन्होंने कोई लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए रीति मुक्त है। उस रीति जो उस काल में चल रही थी उससे मुक्त कवि हैं ये। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये सब लोगों ने लक्षण प्रस्तुत किए थे उदाहरण अपने काव्य में। और अभी एक कमेंट में देख रही थी, नाम तो मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि मैडम इसको चेक करें, नवोदय का पेपर शायद आप सॉल्व कर रहे थे, उसमें कहीं आया था, तो उसमें लक्षण ग्रंथ उदाहरण का ही कुछ आपने पूछा था, तो वो आपका प्रश्न यहाँ क्लियर हो गया होगा। रीतिकाल के कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है, या भक्ति और श्रृंगार दोनों की रचना जो विशेषता है वो किस कवि के उसमें देखने को मिलती है, तो सेनापति में। देखिए घनानंद तो प्रेम की पीर के कवि हैं, भिखारी दास आचार्य कवि हैं, तो लेकिन सेनापति ने भक्ति और श्रृंगार का वर्णन किया, और इन्होंने प्रकृति वर्णन के लिए भी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये बिहारी की हैं, बिहारी की पंक्तियां हैं। विरोधाभास अलंकार है, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। अति सूदो सन्हे को मारग, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। और यदि आप लोग एनवीएस वाले पुराने पेपर जो अवेलेबल हैं चैनल पे, या अन्य जो पेपर अवेलेबल हैं आगे भी उपलब्ध करवाती जा रही हूँ, अगर आपने सॉल्व करे होंगे नेट के पुराने पेपर तो आप जानते हैं कि इसका एक एक प्रश्न कम से कम 8 से 10 बार पुरानी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। पूरी पंक्ति देखते हैं। अधि सूदो सन्हे को मारक जा में नेक सयानपन बांक नहीं, तो ये घनानंद की है। ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो सेनापति। सेनापति रीतिकाल में ऋतु वर्णन या प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष इनकी ये विशेषता है, रीतिकाल में जहाँ सब लोग श्रृंगारिक रचना करने में लग रहे थे, वहाँ सेनापति ने भक्ति, नीति और साथ ही साथ प्रकृति का बहुत ही मनोरम, मन को मोह लेने वाला इन्होंने चित्रण किया है। स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? तो आलम। स्वच्छंद ये रीति मुक्त कवि हैं, निर्बाध गायक है आलम, प्रेम की मस्ती में मस्त रहने वाले कवि। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? बिहारी सतसई ने। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, उन्होंने एक ही रचना अपनी जिंदगी में लिखी, उसमें 700 के करीब 2 हैं, लेकिन उसने उन्हें हिंदी साहित्य में रीतिकाल में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। माना जाता है कि जयसिंह, राजा जयसिंह उनके एक एक दोहा के लिए उन्हें एक एक अशर्फी देते थे, इतने मूल्यवान उनके दोहा थे। जयसिंह के दरबारी थे। आजकल नेट परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि किसका दरबारी था, तो आपको बता दिया है मैंने यही। पूरा दोहा इस प्रकार है, सतसैया के दोहरे। यदि सतसैया लिख देते तो आप समझ जाते कि बिहारी की है, इसलिए सतसैया नहीं दिया, नीचे की पंक्ति दे दी। मैं आपको पूरा बता देती हूँ, हो सकता है आगे पूरा दे। सतसैया के दोहरे ज्यों नाबिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी बिहारी के जो दोहे देखने में तो मात्र 2 पंक्ति की रचनाएं, 2 वाक्य ही तो हैं, लेकिन बहुत गहरे अर्थ से वो युक्त होते हैं। घाव करें गंभीर, हमारे हृदय पे सीधा जाके लग जाते हैं टक से, है ना। पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग रचना है। कभी टाइम मिला परीक्षा के अलावा तो फिर जरूर पढ़ेंगे। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा है? तो मतीराम की जो कीर्ति है, तो इसका रसराज होना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, रसराज। रसराज इनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ ग्रंथ है। पूछा जाता है ललित ललाम, वैसे इनका काफी फेमस है रसराज और ललित ललाम, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पास में ललित ललाम। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? भिखारी दास। काव्य निर्णय ग्रंथ आचार्य कवि भिखारी दास का है, और यह लक्षण ग्रंथ है ना, उदाहरण और लक्षण जिसमें प्रस्तुत किए हैं काव्य के। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? 713। गे पदों की रचना कौन सी है? तो गे पदों की रचना जो हो जाएगी बिहारी सतसई हो जाएगी, क्योंकि बिहारी के दोहे तो भाई कंठस्थ होते हैं हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को। काव्य की रीति सीखियो सुकविंसु, ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की। भिखारी दास की पंक्तियां, और ये सारी पंक्तियां जो अभी तक हमने देखी हैं 13 प्रश्नों के अंतर्गत, ये सारी की सारी पंक्तियां
ये 213वां नंबर का प्रश्न मानेंगे हम इसको। तो ये जो सारी की सारी पंक्तियां हैं उस हिंदी साहित्य का इतिहास जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ी थी। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पूर्व में हमने न पढ़ी हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से लेकर 1843 यानी 200 वर्षों का समय सीमा है। तो इसको माना है आचार्य जी ने। और आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की सीमा क्या है, आदिकाल की क्या है, रीतिकाल की क्या है, ये पूछा जाता रहा है, तो अच्छे से देखते जाइएगा। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम, छत्र प्रकाश, पंचाध्यायी और गोपी पच्चीसी। तो याद कर लीजिए, वक्रोक्ति जीवितम यह सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है। शिवा वामनी के रचयिता कौन है? भूषण। रीतिकाल के एकमात्र कवि हैं जो वीर काव्य की रचना करते हैं, शिवा वामनी भूषण। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल यानी अलंकारों के काल की संज्ञा दी है। इश्कनामा किसकी कृति है? तो इश्कनामा बोधा की कृति है। कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है? तो मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, तो बिहारी नहीं है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण विनु न विराज ही कविता वनिता मित। तो केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियां अलंकारवादी आचार्य हैं और ये कविता की शोभा, जिस प्रकार सुंदर स्त्री सुंदर होने पर भी भले ही कितनी अच्छी जाति हो, कितने अच्छे लक्षण हो, लेकिन वो अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती। तो केशवदास की प्रसिद्ध पंक्तियां, इसी केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत भी कहा जाता है। इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, बिहारी सतसई है। बृंद कवि की भी है, बृंद सतसई नाम से मतीराम ने भी करी है, लेकिन लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं करी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आजकल नेट में थोड़े से अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस कवि की कविता की हृदय भेदकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा गया है? बिहारी के। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। छत्रसाल से संबंधित देखिए, जो भूषण है उन्होंने छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी दोनों को से संबंधित रचनाएं करी हैं, लेकिन छत्रपति को लेकर लाल कवि ने भी रचना की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। छत्रसाल शतक इस तरीके की रचना भूषण की है, और अगर वो छत्र प्रकाश पूछ ले तो फिर आपको लाल कवि वहां पे लिखना है। याद रखिएगा। देखिए, कंफ्यूज करने वाले जो प्रश्न है ना नेट परीक्षा में दिए जाते हैं, जिनमें आपको 100% विश्वास होता है कि मेरा सही गया, लेकिन सही नहीं निकलते, और एक भी नंबर अगर गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो यह देव कवि द्वारा कही हुई बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं या पंक्तियां, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर आचार्यों ने लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखे हैं, रीति का पालन किया है ना। तो उस जो अधिकतम जो आचार्यों की जो अधिकतम ग्रंथों की जो प्रसिद्धि का आधार रही, जो उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां रही, उसी के आधार पर उस काल का नामकरण किया जाता है। अधिकतर काव्यों ने रचनाकारों ने इस रीति का पालन किया। लक्षण उदाहरण ग्रंथ रखने की आचार्य थे। अधिकतर कवि क्या थे? आचार्य थे, इसीलिए इसको रीति काल कहा गया। अधिकतर कवि आचार्य थे और उन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन करने के लिए रीति विषयक ग्रंथ लिखे। ठीक है, उन्होंने श्रृंगार की रचनाएं भी करी अलग ग्रंथ में, लेकिन अपना आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए भी अलग से ग्रंथ लिखा, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है। और यह आपका जो लेटेस्ट 5 दिसंबर 2019 का जो लेटेस्ट नेट का पेपर है उसमें ये पूछा हुआ है। अभिधा उत्तम काव्य है, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाकी पेपर चैनल पे उपलब्ध है। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है, मैं पुनः जो भी लोग नए जुड़ते जा रहे हैं चैनल से, तो मैं उन सब से यही कहूँगी कि आप लोग परेशान होने के बजाय सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करें, है ना। नया नया पढ़ने के चक्कर में आप जो उपलब्ध है उसको नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। अभी आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, उसके चक्कर में जो उपलब्ध है उसको पे ध्यान ना दें, ये गलत बात है। आपके लिए बहुत सारा मैटर नेट के 2004 से लेके 19 तक के पुराने पेपर उपलब्ध हैं, वो करिए। कम से कम 2 से 3 बार आपको कर लेने चाहिए वो। इसके अलावा उन्हीं के माध्यम से आपके 4-5 हज़ार प्रश्न हिंदी साहित्य के तैयार हो जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर नेट हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक पूरी मैंने आपको पढ़ाई है, वो आप पढ़िए,
बहुत कुछ है आपके पढ़ने के लिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट जो मैं अब पढ़ा रही हूँ उसको आप साथ ही साथ पढ़ते जाइए ताकि आप पीछे ना रहें। और उसके अलावा अपने स्तर पर जब भी आपको समय मिलता है उस समय के अनुसार प्लेलिस्ट को चेक करते जाइए, ठीक है। प्रत्येक रचना जो उसमें लगी हुई है नेट परीक्षा में उपलब्ध करवाने का आपको मैंने प्रयत्न किया। तो स्वयं कुछ चीज़ें रेगुलर स्तर पर करिए, जैसे कि देख लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको कितना टाइम देना है। पुराने पेपर 1 लगाओगे या आप 2 लगाओगे प्रतिदिन, ये देख लीजिए। टेस्ट पेपर में जब भी डाल रही हूँ उसको प्रतिदिन देखते रहिए। इतना आप काम करते रहिए, बाकी आप 100% नेट परीक्षा इस बार पास कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद देव की रचना। मैं बार बार कह रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। सुजान चरित्र सुजान ये वो सुजान घनानंद की प्रेयसी थी। विस्तार से इस कथा को मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में व्याख्यात्मक तरीके से बताया, दोबारा मैं नहीं बताऊंगी। सुजान नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो उसकी प्रेयसी थी। सुजान का मतलब होता है चतुर। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उस नाम को यूज नहीं कर सकता। सुजान चरित्र विनोद, सुजान विनोद अगर पूछा जाता है तो देवता जो है बहुत ही चतुर होते हैं विनोद करने में। कृष्ण भगवान थे ना, वो भी तो देवता थे। अभी हम लोग महाभारत चल रही है ना टीवी पे, उनसे जोड़ के याद रख लीजिए। और वो विनोद करने में बहुत चतुर थे, बहुत सुजान थे। शकुनी भी डरता था। आज ही के एपिसोड में मैंने देखा कि वो सर्फ देव की नंदन से मुझे डर है, तो वो बहुत ही चतुर थे। जो देव थे ना, कृष्णदेव, कृष्ण की ही तो श्रृंगारिक रचनाओं का लीलाओं का वर्णन श्रृंगार कवियों ने किया। तो देव कैसे थे? सुजान विनोद, यानी विनोदी स्वभाव के थे, बहुत चतुर थे। इस प्रकार इसको याद रख लीजिए, वरना सुजान नाम देखते ही अधिकतर लोग घनानंद पे टिक कर आएंगे। बिहारी सस्सई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो बिहारी सस्सई पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है। गाथा सप्तशती दोहा शैली में लिखी हुई रचना है और उसी को आधार मानकर बिहारी ने केवल दोहाओं की रचना की। कुंदन को रस फीको लगे किस कवि की पंक्ति है? कुंदन को रस फीको लागे किस कवि की पंक्ति है? मतिराम की पंक्ति है। कुंदन को रस फीको लागे, ये मतिराम की पंक्ति है। मेरो तो गिरधर गोपाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। देखिए इसमें कुछ भक्ति काल की भी आ गई हैं 1-2 प्रश्न। कवितावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं, ये भी पुराना है। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये शायद ऐसा होता है ना कि चलिए ठीक है देख लेते हैं, हमें पढ़ना तो सभी कुछ है लेकिन ये शायद मिस प्रिंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें एकदम से प्रिंट होने को दी जाती हैं तो कुछ उसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है ये, तो उसको इसका शायद इसका जो बना के दिया है वो कहीं और जुड़ गया है। पर चलिए इसको यहीं पे देखते हैं। आज बस ये 30 प्रश्न करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आज हम बस ये 30 प्रश्न ही इसमें देखेंगे। भक्ति काल के कल और कुछ फेमस जो प्रसिद्ध जो प्रश्न है वो हम कल के वीडियो में ऐड करके देखेंगे इसको, यानी कि 20 प्रश्न भक्ति काल के हम कल देख लेंगे, क्योंकि इस तरीके से करने से फ़ायदा नहीं है। एक क्रम से चलेंगे और इसको चेक करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया और इसका जो अंश है वो कहाँ लग गया, उसको कल देख के मैं आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ कि ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि चैनल पे उपलब्ध पुराने पेपर भी आपको करने हैं प्रतिदिन, उनको करिए। 30 प्रश्न ये करिए, काफ़ी अच्छे से भक्ति काल हो जाएगा। सॉरी, क्या भक्ति काल दिमाग पे चढ़ा हुआ, रीति काल हो जाएगा। रीति काल काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। रीति काल के बाद हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, तो उसी आधुनिक काल के कुछ प्रश्न यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो आधुनिक काल के भी हैं, तो इनको हम कल की क्लास में करेंगे ताकि क्रमबद्ध रूप से हम चलें। और ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लगे रहिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।